आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई टॉपिक के साथ इस नए वीडियो में। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज इस वीडियो में डील करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली एक विचार है। ये क्या है? ये एक विचार है, क्योंकि राष्ट्र के साथ एक राज्य का नाम संबंधित होना एक विचार है। क्योंकि प्रत्येक देश जो है अपने आप में एक राष्ट्र होता है और एक राज्य भी होता है, लेकिन जब प्रणाली के साथ उसको जोड़ा जाता है तो ये एक विचार बन जाती है। और ये विचार जो है वहां पर रहने वाले, किसी भी देश के रहने वाले जनता के अंदर अंदर से अंदर तक समाहित हो जाती है। और उसकी भावना अपने देश से ही शुरू होती है और अपने देश के ही अच्छाइयों पर, उसके विकास के साथ और उसके ही मद्देनजर खत्म होती है। इसको ही राष्ट्रीय राज्य प्रणाली कहते हैं। यानी कि उसको अगर आप शब्दों में पिरोएंगे तो ये हो जाएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें उच्चतम समर्पण अपने राष्ट्र के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? अपने राष्ट्र के प्रति होता है। उच्चतम समर्पण। उच्चतम समर्पण आगे आप जब जैसे जैसे विश्व इतिहास के सभी टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी जो है धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्य के ओर अग्रसर होते गए हैं। किस तरह से? पहले पुनर्जागरण हुआ, फिर धर्म युद्ध हुआ, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और वाणिज्यिक विकास हुआ। इन सब के साथ ही संबंधित होते हुए ये विचारधारा अपनी चरम सीमा की तरफ पहुंचा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संतुलित राष्ट्रवाद। आप ये समझ लेना चाहिए कि जब कोई भी विचार अपनी उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है तो वो वहां पर या तो बहुत ही अच्छा अपना प्रभाव छोड़ती है या बहुत ही बुरा। यानी कि राष्ट्र के साथ जब उच्चतम आपका विचार गहरा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो अति हो जाता है। क्यों? क्योंकि संतुलित राष्ट्रवाद का विचार आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। क्योंकि आप उस वक्त जो है राजनीतिक रूप से अपनी विचारधारा को संबंधित कर पाएंगे और किसी भी अपने पड़ोसी देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। लेकिन अति राष्ट्रवादिता जब आपके अंदर समाहित हो जाएगी तब क्या हो जाता है? वो अति राष्ट्रवादिता का विचार जो है विषम परिस्थिति उत्पन्न करता है और युद्ध को जन्म देता है। और क्या करता है? युद्ध को जन्म देता है। क्योंकि आप अपनी राष्ट्रवादिता में इतनी ज्यादा अहंकार में भर जाते हैं। ये विचार मनुष्य के अंदर अहंकार भरता है और कभी कभी क्या होता है कि अपनी शक्ति का सही आपको आकलन करने नहीं देता है और आप अपने राष्ट्रवादिता के धुन में इस तरह से हो जाते हैं कि आप अपने शक्तिशाली शत्रु को भी अपने सामने कमजोर समझने लगते हैं और इस अपने देश को, अपने देशवासियों को संकट में डाल देते हैं। इसका एकदम जीवित उदाहरण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को देखा जा सकता है, जिसमें जर्मनी की हार ये बताती है कि राष्ट्रवादिता की चरम सीमा उसके प्रजा को कहां तक खींचकर ले आई थी। नेक्स्ट पॉइंट में है राष्ट्रीय राज पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल ये पद्धति जो है औद्योगिक क्रांति हो या गौरवपूर्ण क्रांति हो या फिर पुनर्जागरण की पद्धति, उसके साथ ही इस विचारधारा की शुरुआत यूरोप में कहाँ होती है? यूरोप में होती है। और ये उस वक्त अपनी विकास की ओर बढ़ रहा होता है 15वीं से 16वीं शताब्दी में। लेकिन इसका जो है प्रारंभिक रूप हम सभी को देखने को मिलता है 12वीं से 13वीं शताब्दी में। कब? 12वीं से 13वीं शताब्दी में। किन देशों में? इंग्लैंड में और फ्रांस में। ये दोनों देश यूरोपीय देश है और ये दोनों ही आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और यहाँ ये देश जो है राष्ट्रीय राज्य के रूप में सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। 17वीं से 18वीं सदी में राष्ट्रीय राज्य क्या होता है
केंद्रीकृत सरकार का पर्याय बन जाता है। क्या होता है? केंद्रीकृत सरकार का पर्याय बन जाता है। किस तरह से? क्योंकि उस वक्त जो है सामंतवाद या फिर जमींदार वर्ग ये बहुत ही चरम सीमा पर थी, और इतने सारी क्रांति और इतने सारे सुधारों के बाद क्या राष्ट्रीय राज्य की विचार के साथ एक केंद्रीकृत सरकार की मांग जनता द्वारा की जाने लगती है, और ये केंद्रीकृत सरकार की ओर अग्रसर होता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का संस्थापक रूसो को माना जाता है। किसको माना जाता है? रूसो को। राष्ट्रीयता जहां होती है, जो भावना होती है, जब केंद्रीकृत सरकार होती है, तो वो किसमें निहित होता है? वो व्यक्ति में निहित नहीं होता है। संप्रभुता के साथ ही चलता है राष्ट्रवाद। तो वो किसी व्यक्ति में ना निहित होकर के समुदाय में निहित होता है। किसमें? समुदाय में निहित होता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारण था नेपोलियन का उदय। नेपोलियन जब विश्व पटल पर आया तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या थी? भरी हुई थी, और जो वो अपने देश को राष्ट्रवाद की ओर और अपने देश के वासियों को राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध था, और राष्ट्रीय गौरव को उसने एकदम भर सा दिया था अपने देशवासियों में। नेपोलियन जहां भी गया, नेपोलियन जिस क्षेत्र में गया, जिस भी क्षेत्र को उसने जीता, उसने क्या किया? सबसे पहले मध्ययुगीन सामंतवाद को वहां समाप्त कर दिया। मध्ययुगीन सामंतवाद को जब समाप्त कर दिया तो वहां एक नया वर्ग का विकास हुआ, एक शिक्षित वर्ग का विकास हुआ, जिसके अंदर राष्ट्रीय भावना जागी, और उन लोगों में ये एक प्रतिबद्धता हुई कि वो जब नेपोलियन से हार गए तो उनको लगा कि नहीं, हमको और हमारे देशवासियों को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई हमें पराजित ना कर सके। और इस भावना से जब प्रत्येक देशवासी जहां जहां नेपोलियन जो है गया, वहां के देशवासियों को विकास करने का मौका मिला और केंद्रीकृत सरकार को बनाने का एक संभावना पैदा हुआ। यूरोप में वाणिज्यिक विकास भी जो क्या था, राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। क्यों? कि जब वाणिज्य में लोगों का जो है विकास हुआ तो नया नवीन वर्ग का विकास हुआ। नवीन धन संपन्न व्यक्ति, जो कि क्या था? सामंतवाद नहीं था बल्कि व्यापारी वर्ग था, और उस व्यापारी वर्ग को नई सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो उन लोगों ने क्या किया? ऐसे ही आंदोलन को प्रश्रय दिया कि जो कि उनको राजतंत्र से मुक्ति दे सके और राष्ट्रवादिता या प्रजातंत्र की ओर ले जा सके। और इसका काम किया था वहां जितने भी व्यापारी थे अन्य देशों से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके पास जो है चांदी की क्या हुई थी? अधिकता हो गई थी, जिससे मौद्रिक प्रणाली यानी कि वाणिज्यिक जो है उसमें गतिशीलता आई और लोग अपने कार्य को करने में, विचारों को सामने रखने में संपन्न हुए। व्यवसायीकरण, नेक्स्ट पॉइंट है। व्यवसायीकरण ने क्या किया था? कोलिनो के सामने एक क्या, सॉरी ये कुलीन नहीं है, कुलीन है। कुलीनों के सामने एक पूंजीपति भूस्वामी वर्ग को खड़ा कर दिया। यानी कि जो प्राचीन कुलीन वर्ग थे उनके सामने क्या किया था? इससे पहले जो लाइन मैंने डील किया उसमें आप देख रहे हैं कि मौद्रिक प्रणाली में गतिशीलता आई, तो उससे क्या हुआ था कि एक नवीन वर्ग का जो है विकास हुआ, वो कहलाए पूंजीपति भूस्वामी वर्ग। जब उनके पास धन अधिक हो गया तो वो जमीनों को भी वो लोग क्या करने लगे? खरीदने लगे, तो वो भूसंपन्न हो गए और ये पूंजीपति भूस्वामी वर्ग के रूप में सामने आए। नेक्स्ट पॉइंट था राष्ट्रवाद के उदय के लिए राष्ट्रीय राज्य के विकास में जो अन्य देशों में जो है जिस वंश ने कार्य किया वो था ट्यूडर वंश, उसके बाद था बॉर्बे वंश और होहिनजोलौन वंश। आगे इसको डील किया जाएगा कि ये सारे वंश किन किन देशों में थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1648 में वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि
जो राजतंत्र और अन्य समुदायों में सामंतवादों में जो एक संघर्ष सी बनी रहती थी, इन सब के संघर्ष को समाप्त करके और शांति स्थापित करने में इस वेस्टफेलिया की संधि ने बहुत ही सहयोगात्मक कार्य किया और राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को क्या किया, वैधता प्रदान किया, वैधता प्रदान किया। नेक्स्ट है विधि वेत्ता। इसमें एक और काम क्या किया था, ये थे विधि वेत्ता यानी कानून के निर्माता ग्रेसियस। कौन थे? ग्रेसियस के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय कानून क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ग्रेसियस ने एक नवीन कानून को बनाया जिससे कि क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति आई, सहयोग की भावना जागी और प्रजातंत्र की ओर सभी राष्ट्र अग्रसर हुए। उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो इंग्लैंड का होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है। इस टॉपिक के साथ संबंधित है आपका इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और फासीवाद, नाजीवाद। जब इन सब टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रीय राज्य जो है ये भावना कहाँ तक काम करती है या फिर इसकी प्रतिक्रिया कहाँ तक हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।